आज हम विलियम बटलर येट्स की एक कालजयी कविता लैपिस लाजुली के बारे में अध्ययन करेंगे। लैपिस लाजुली एक रत्न होता है, सेमी प्रेशस ज्वेल, जो कि नीले रंग का होता है। तो येट्स को उनके 70वें जन्मदिवस पर उनके एक प्रशंसक, एक नवोदित कवि ने यह रत्न उन्हें भेंट दिया था। उनके 70वें जन्म दिवस पर 1935 को उनको ये रत्न हैरी क्लिफ्टन ने भेंट दिया था। W.B. येट्स का जन्म 1865 में हुआ था। तो इस रत्न लैपिस लाजुली पर एक चित्र बना हुआ था। एक चाइनीज रत्न था और उस पर एक चाइनीज कलाकार के द्वारा बनाया हुआ चित्र उकेरा गया था, एक चित्र उकेरा गया था। तो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने वाला था और W.B. येट्स पहले विश्व युद्ध को देख चुके थे, उसके दुष्परिणामों से परिचित थे। तो वे बहुत ही आशंकित हुए। उन्होंने एक कविता लिखी लैपिस लाजुली, जो कि उनके जीवन के अंतिम चरण की कविताएं हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। इसमें क्रेन है, क्रेन यानी सारस, उड़ती हुई सारस चिड़िया, जो एक दीर्घ जीवन का प्रतीक है। इसमें जक्स्टापोजिशन है, सिंबोलिज्म है, इमेजरी है, पर्सनिफिकेशन है और एक आर्गुमेंटेटिव कविता है, एक तर्क पर आधारित कविता है। कविता और तर्क, उसका इतना शानदार संगम लैपिस लाजुली में मिलता है। तो इस कविता से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उनका अध्ययन करते हैं और इस कविता के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाते हैं। लैपिस लाजुली, विलियम बटलर येट्स। लैपिस लाजुली। क्वेश्चन नंबर 1, हु रोट लैपिस लाजुली, यानी लैपिस लाजुली किसने लिखा? W.B. येट्स 1865 1939। लैपिस लाजुली W.B. येट्स ने लिखा है 1865 1939, 1865 1939। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द थीम ऑफ लैपिस लाजुली? लैपिस लाजुली की थीम क्या है? नंबर 1, द रिडेम्पटिव पावर ऑफ आर्ट। रिडेम्पटिव पावर ऑफ आर्ट यानी कला की पुनर्जीवन देने की क्षमता। नंबर 2, द डेथ एंड बर्थ ऑफ सिविलाइजेशन। सभ्यताओं का जन्म और मृत्यु। द डेथ एंड बर्थ ऑफ सिविलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 3, हु गेव अ गिफ्ट टू येट्स? येट्स को उपहार किसने दिया? आंसर, इन 1935 क्लिफ्टन, अ यंग इंस्पायरिंग पोएट, सेंट W.B. येट्स अ लैपिस लाजुली कार्विंग एज ए 17th बर्थडे गिफ्ट। यानी 1935 में क्लिफ्टन ने, जो कि एक युवा कवि थे, उन्होंने 70वें जन्मदिवस पर एक लैपिस लाजुली, जो कि जिस पर चित्र उकेरे गए थे, उसे एक उपहार के रूप में W.B. येट्स को दिया। क्वेश्चन नंबर 4, टू whom इज लैपिस लाजुली डेडिकेटेड? लैपिस लाजुली को, यानी ये जो कविता है लैपिस लाजुली,
इसे एड्स ने किसे डेडिकेट किया है, किसे समर्पित किया है? आंसर हैरी क्लिफ्टन। तो एड्स ने अपने उस युवा प्रशंसक हैरी क्लिफ्टन को ही यह कविता लैपिस लाजुली समर्पित किया है। क्वेश्चन नंबर 5, अंटिल विच लाइन डज द पोयम नॉट स्टार्ट टू डिस्क्राइब द कार्विंग? यानी ये जो लैपिस लाजुली की कार्विंग है, इसे कवि किस पंक्ति तक इसका वर्णन नहीं करता है? द पोयम डज नॉट स्टार्ट टू डिस्क्राइब द कार्विंग अंटिल लाइन 37, यानी 37वीं पंक्ति के पहले तक इस लैपिस लाजुली कार्विंग का, यानी जो ये चित्र है उसका एड्स वर्णन नहीं करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट आर द लैपिस लाजुली कार्विंग्स? यानी लैपिस लाजुली के जो चित्रण है वो क्या है? द पोयम इंड्स बाई सेलिब्रेटिंग अ लैपिस लाजुली कार्विंग दैट सीम्स टू सम अप द स्पीकर्स व्यू ऑफ हिस्ट्री। यानी जो लैपिस लाजुली कविता है उसमें जो लैपिस लाजुली रत्न था उस पर जो चित्र उकेरा गया था उसका भी एड्स ने 37वीं पंक्ति के बाद वर्णन किया है। दिस कार्विंग इज एन आर्टिफैक्ट फ्रॉम चाइना। तो जो लैपिस लाजुली है ये चीन का एक हस्तशिल्प है। द फिगर्स ऑन द कार्विंग, टू जेंटलमैन एंड अ म्यूजिशियन सर्वेंट क्लाइंब अ माउंटेन स्लोप। तो इस कार्विंग में दो व्यक्ति हैं, शायद गुरु और शिष्य हैं, उनके पीछे एक संगीत यंत्र लिए हुए व्यक्ति है, शायद वह नौकर है, और वे एक पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। Above them roams a bird with long legs, आई अ क्रेन। उनके ऊपर एक चिड़िया है जिसके लंबे लंबे पैर हैं और वह उड़ रही है, शायद यह सारस है। क्राउच विच रिप्रेजेंट्स लंजेविटी। अब यहाँ पर जक्स्टापोजिशन है, यानी वे आदमी हैं, उनकी कम आयु है, और ऊपर जो चिड़िया उड़ रही है यानी जो सारस उड़ रहा है, ये लॉन्जेविटी बहुत ज़्यादा दीर्घ जीविता का प्रतीक है, बहुत ज़्यादा आयु का प्रतीक है। टू मैन वन मैन बिहाइंड, टू मैन वन मैन बिहाइंड, वन क्रेन अबव। क्वेश्चन नंबर 7, whom does the speaker pays his homage? जो लेखक है या जो वक्ता है कविता का, वो किसे अपना श्रद्धा समर्पित करता है, किसके प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित करता है? द स्पीकर पेज हिज होमेज टू द एंशियंट ग्रीक स्कल्प्टर कैलीमेकस, CALLIMACHUS, who handled marble with incredible fineness. None of Callimachus' art survived the death of his civilization. यानी लेखक इसमें कहता है, कवि कहता है, एड्स कहते हैं कि सभ्यताएं भी मरती हैं, वे भी अमर नहीं होती हैं, नष्ट होती हैं। तो वो ये ग्रीक मूर्तिकार कैलीमेकस की बात करता है, जो मार्बल को ऐसे तराशता था जैसे वो ब्रांज यानी कांसा हो, उससे वो चादरें ऐसे बनाता था जैसे कि वे उड़ जाएंगी, उनसे वो मूर्तियां गढ़ता था। हु हैंडल्ड मार्बल्स
जैसे इनक्रेडिबल, एक विश्वास नहीं किया जा सकता है, इतनी आसानी से और इतनी सुंदरता से वो मार्बल का उपयोग करता था कैलीमेकस। लेकिन कवि कहता है कि उसकी भी कोई कृति अब शेष नहीं है। 8वां प्रश्न, व्हाट आर द बिगिनिंग लाइन्स ऑफ द पोयम। पोयम की प्रारंभिक पंक्तियां कौन सी हैं? आंसर, आई हैव हर्ड दैट हिस्टेरिकल वुमन से। आई हैव हर्ड दैट हिस्टेरिकल वीमेन से दे आर सिक ऑफ द पैलेट एंड फिडल बो ऑफ पोएट्स दैट आर ऑलवेज गे। हैव हर्ड दैट हिस्टेरिकल एलिटरेशन, तो शुरुआत की एलिटरेटिव कविताएं हैं और उस समय के वातावरण को कवि प्रस्तुत करता है कि एक हिस्टेरिकल वीमेन हैं, बहुत सारी औरतें हैं जो कि बहुत ही तनावग्रस्त हैं, परेशान हैं, युद्धोन्माद से बहुत ही उन्हें कष्ट है। और वे कहते हैं कि ये कवि लोग, ये चित्रकार लोग हमेशा खुश रहते हैं, गे रहते हैं, लेकिन उनके प्रति उन औरतों का दृष्टिकोण एक इनडिफरेंट है, एक उदासीन है। क्वेश्चन नंबर 9, विच कैरेक्टर्स प्लेज ऑफ शेक्सपियर आर मेंशन्ड इन दिस पोयम। तो इस कविता में शेक्सपियर के 2 नाटकों का उल्लेख किया गया है और प्रत्येक से 2-2 यानी 4 पात्रों का उल्लेख किया गया है। हैमलेट एंड ओफिलिया, किंग लियर, लियर एंड कोर्डिलिया, यानी हैमलेट, ओफिलिया, लियर, कोर्डिलिया, इन 4 पात्रों का और हैमलेट और किंग लियर का उल्लेख किया गया है। ऑल परफॉर्म देयर ट्रेजिक प्ले, देयर स्ट्रट्स हैमलेट। क्वेश्चन नंबर 10, विच लाइन्स डू कंक्लूड द पोयम, यानी कविता की अंतिम पंक्तियां क्या हैं? तो इसका उत्तर होगा, देयर आईज मिड मेनी रिंकल्स, देयर आईज मिड मेनी रिंकल्स, देयर आईज, देयर एंशियंट ग्लिटरिंग आईज आर गे। तो अंतिम पंक्तियां हैं, देयर आईज मिड मेनी रिंकल्स, देयर आईज, देयर एंशियंट ग्लिटरिंग आईज आर गे। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन डज लैपिस लाजुली अपीयर, यानी लैपिस लाजुली कब प्रकाशित हुई, कब आई? आंसर, लैपिस लाजुली अपीयर्ड इन न्यू पोएम्स 1938। एड्स की 1939 में निधन हो गया था, तो उनके अंतिम कविता का जो संकलन था न्यू पोएम्स, उनके जीवन काल में 1938 में छपा था। उसी में लैपिस लाजुली कविता प्रकाशित हुई थी। एक महत्वपूर्ण कविता लैपिस लाजुली 1938 में आई थी। 12वां प्रश्न, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम, कविता की संरचना क्या है? देयर आर 56 लाइन्स इन द पोएम, पैराग्राफ्स आर नॉट रेगुलर। 56 पंक्तियां हैं और जो पैराग्राफ है वो रेगुलर नहीं है, कोई किसी में ज़्यादा पंक्तियां हैं, किसी में कम पंक्तियां हैं। 13, विच इज़ द लास्ट कलेक्शन पब्लिश्ड बाई W.B. येट्स। तो उनका यानी W.B. येट्स ने जो अंतिम संकलन प्रकाशित किया था उसका क्या नाम है? तो इसका उत्तर होगा न्यू पोएम्स 1938। उसका नाम न्यू पोएम्स है, 1938 में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, हु रोट दीज लाइन्स, टू चाइनामैन बिहाइंड देम अ थर्ड आर कार्व्ड इन लैपिस लाजुली।
Over them flied a long-legged bird. Two Chinamen, behind them a third, are carved in lapis lazuli. Over them flied a long-legged bird. आंसर W.B. Yeats। इन पंक्तियों को W.B. Yeats ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 15। On their own feet they came, or on shipboard, camelback, horseback, assback, muleback. Old civilizations put to the sword. Who wrote these lines? इन पंक्तियों को W.B. Yeats ने लिखा है। पंक्तियां हैं ऑन देयर ओन फीट दे केम और ओल्ड सिविलाइजेशंस पुट टू द स्वॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 16। हु मेड द लैंप चिमनी? यानी किसने लैंप चिमनी बनाई थी? द एंशियंट ग्रीक स्कल्प्टर कैलीमेकस मेड द लैंप चिमनी विच वॉज एज लॉन्ग एंड थिन एज अ पाम ट्रंक। तो लैंप चिमनी कैलीमेकस ने बनाई थी, जो ग्रीक स्कल्प्टर था, ग्रीक वास्तुकार था। कैलीमेकस मेड मार्बल सीम्स एज इजी टू स्कल्प्टर्स bronze and made sculptures of fabric that seemed lifted by sea breeze at the corner। तो कैलीमेकस ने मार्बल से ऐसे वास्तु बनाए थे जो कि लगते थे कि सचमुच के चादर जैसे हैं और हवा से उड़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17। गिव द एग्जाम्पल ऑफ सिंबोलिज्म इन द पोएम। कविता में सिंबोलिज्म का उदाहरण दीजिए। आंसर द सिंबोलिज्म प्रेजेंट इन दिस लाइन ओवर देम फ्लाइज अ लॉन्ग लेग्ड बर्ड symbol of longevity, a symbol of longevity, juxtaposed with the narrow human lifespan. They are compared to the Japanese haiku, something more eternal and enduring. Juxtaposition is a literary technique that places two unlike things next to one another। मतलब ये है कि इसमें एक उड़ता हुआ क्रेन है और सामने 3 व्यक्ति हैं। अब जो मानवीय जिंदगी है वो तो कम है और क्रेन जो है वो अनंत जिंदगी का प्रतीक है। इस तरह एक जक्स्टापोजिशन है। क्वेश्चन नंबर 18। विच लिटरेरी डिवाइसेज आर यूज्ड इन द पोएम? आंसर सिंबोलिज्म, इमेजरी, जक्स्टापोजिशन, पर्सोनिफिकेशन। यानी कविता में सिंबोलिज्म, इमेजरी, जक्स्टापोजिशन और पर्सोनिफिकेशन का उपयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19। द पोएम इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ आंसर एंड आर्ग्यूमेंट। कविता एक तर्क या आर्ग्यूमेंट के रूप में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 20। लास्ट क्वेश्चन। द पोएम लैपिस लाजुली इज इन द फॉर्म ऑफ आंसर लिरिक। यानी लैपिस लाजुली एक गीत है, लिरिक के फॉर्म में है। थैंक यू, धन्यवाद।